गौरी के एक्सप्रेशन देख मयंक ने फ़ोटो देखते हुए कहा, हाँ यही है शिवांश सिंह राठौर, मिस्टर समर राठौर का इकलौता बेटा। उसके पापा इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। 2 बहनें हैं, चित्रा और शिवांगी। बड़ी बहन शिवांगी की शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है, रुद्र, और छोटी बहन कॉलेज कर रही है। जहाँ तक मैंने पता किया है और तुम्हारी भाभी ने बताया है, उस हिसाब से लड़का काफ़ी अच्छा है, हैंडसम है, मॉडर्न सोच वाला है, लड़कियों से दूर ही रहता है क्योंकि उसके लिए बस 2 चीज़ें ज़रूरी है, पहली उसकी फैमिली, दूसरा उसका फ़र्ज़। पर तू इसे देखकर ऐसे चौंक क्यों गई? मयंक ने पूरी बात करते हुए उसकी तरफ निगाह घुमाते हुए कहा। गौरी अब भी फ़ोटो को देख रही थी। उसने गौर से फ़ोटो देखते हुए कहा, भैया 2 साल पहले जब कुछ टेररिस्ट कॉलेज कैंपस में घुस गए थे, तब मैंने बताया था ना आपको कि एक ऑफिसर ने हम सबको वहाँ से निकाला था और बहुत ही समझदारी से काम लेते हुए बिना किसी को नुकसान पहुँचाए उन आतंकवादियों को पकड़ लिया था। तब यही तो थे जिन्होंने मुझे वहाँ से निकाला था। उसकी बात सुनकर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, तो यही है वो जिसको एक नज़र देखकर मेरी बहन इतना इम्प्रेस हो गई थी कि सारा दिन उसका गुणगान करके मेरे कान पका दिए थे। उसकी बात सुनकर गौरी ने फ़ोन उसके हाथ में पटक दिया और चिढ़कर बोली, ऐसा भी कुछ नहीं है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मयंक ने उसके फूले हुए गालों को खींचते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, तो नाराज़ हो गई। अच्छा बाबा सॉरी, अब से नहीं छेड़ूंगा तुझे। अब ये बता, अब तो तू तैयार हो जाएगी ना? गौरी ने अब सोचते हुए कहा, ये भी आ रहे हैं क्या? उसकी बात सुनकर मयंक ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं वो यहाँ नहीं है, उसकी ड्यूटी कश्मीर में लगी हुई है। अभी बस उसकी फैमिली आ रही है तुझे देखने। अगर बात पक्की होगी तो मेरी शादी से पहले तुम्हारी सगाई करवा देंगे। मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तू तैयार हो जा। अगर तू उन्हें पसंद आई तो आज ही रिश्ता पक्का हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी गुड़िया उन्हें पहली नज़र में ही भा जाएगी। अब बता, तुझे लड़का पसंद है? उसकी बात सुनकर गौरी कुछ देर सोचती रही, फिर उसके गले लगकर धीरे से बोली, पर मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर मयंक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शादी से पहले तुझे उसे जानने का पूरा मौका दिया जाएगा। आखिर शादी ज़िंदगी भर का बंधन होता है, तो जब तक तुम्हारे और उसकी तरफ से हाँ नहीं हो जाती, शादी नहीं होगी। वैसे भी अभी तो मेरी शादी में ही 6 महीने का वक्त है, उसके बाद कहीं जाकर तेरी शादी के बारे में सोचा जाएगा। चल अब जल्दी से नहाकर तैयार हो जा, 11 बजे तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। मयंक ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया और वहाँ से चला गया। गौरी के होठों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। गौरी होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए उस दिन को याद करने लगी जब वो शिव से पहली बार मिली थी, पर जल्द ही उसने अपना सर झटका और अपने सर पर चपत लगाते हुए बोली, उनके बारे में बाद में सोच लेना, पहले जल्दी तैयार हो जा वरना माँ फिर से आ जाएगी। इतना कहकर वो बाथरूम में भाग गई। मयंक नीचे पहुंचा और कैलाश जी के पास बैठते हुए किचन की तरफ देखते हुए बोला, माँ एक अदरक वाली कड़क चाय दे दीजिए, सर बहुत दुख रहा है। उसके इतना कहते ही ज्योति जी ने किचन से कहा, बस 5 मिनट में लाई, पहले ये बताओ तुम्हारी लाडली मानी या नहीं? उसकी बात सुनकर मयंक ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, माँ क्या मैं कुछ कहूँ और वो ना माने, ऐसा कभी हुआ है जो आज होगा? उसकी बात सुनकर ज्योति जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शुक्र है महादेव का जो वो मान गई, हम अभी उन्हें कपड़े देकर आते हैं। इतना कहकर उन्होंने चाय चढ़ाई और भागी भागी नीचे के रूम में चली गई। उनकी ओलंपिक की दौड़ देखकर कैलाश जी ने मुस्कुरा कर कहा, लो हो गई इनकी भागा दौड़ी शुरू। अब मयंक ने भी उन्हें देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब हम तीनों को वही तो संभालती है, जब तक हम न चले जाए उन्हें एक पल का भी चैन नहीं मिलता है। चलिए अब आप अपना न्यूज़पेपर पढ़िए, मैं लेकर आता हूँ चाय अपने और आपके लिए, गर्मा गर्म कड़क अदरक वाली चाय। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर किचन में चला गया। 2 मिनट बाद ही ज्योति जी हाथ में
एक सुंदर सी ऑरेंज साड़ी और एक ज्वेलरी बॉक्स लिए किचन में घुसी तो मयंक को वहाँ देखकर उन्होंने हैरानी से कहा, आप यहाँ क्यों आ गए? हम आ तो रहे थे। उनकी बात सुनकर मयंक ने उनकी तरफ देखा और उन्हें किचन से बाहर निकालते हुए बोला, चाय मैं बना लूँगा, आप अकेले क्या क्या संभालेंगी? चलिए अब आप गौरी के पास जाइए, मैं अभी सबके लिए चाय लेकर आता हूँ। उसने उन्हें बाहर निकाला और चाय बनाने लग गया। ज्योति जी वहाँ से बाहर निकली तो कैलाश जी पर उनकी नज़र चली गई, जो अब भी बड़े इत्मीनान से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही ज्योति जी की आंखें चढ़ गई और उन्होंने ताना मारते हुए कहा, आप बस न्यूज़पेपर खंगालते रहिए, आपको देखकर कोई कह सकता है कि आपकी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं? ऐसे इत्मीनान से बैठे हैं, जरा भी फिक्र नहीं है किसी चीज़ की। वो गुस्से से उन्हें घूरने लगी तो कैलाश जी ने न्यूज़पेपर एक तरफ रखा और खड़े होते हुए बोले, लीजिए रख दिया हमने न्यूज़पेपर, बताइए अब क्या हुक्म है हमारे लिए? उनके इतना कहते ही ज्योति जी ने एक लिस्ट उनके हाथों में थमा दी, जाइए बाजार से ये सब चीज़ें लेकर आइए और जल्दी आइएगा, 9 बजने को है और 11 बजे तक वो सब आ जाएंगे। कैलाश जी ने लिस्ट देखी और अपना चश्मा उतारकर टेबल पर रखकर वो बाहर के लिए रवाना हो गए। ज्योति जी ने भी सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। वहीं रूम में गौरी फ्रेश होकर बाहर आ चुकी थी और अब अपनी अलमारी को खोले अपने कपड़ों को देख रही थी। वो वैसे ही खड़ी कुछ देर तक कपड़ों को देखती रही। कुछ देर बाद ज्योति जी ने कमरे में कदम रखा तो आहट पाते ही गौरी ने पीछे पलट कर देखा और उन्हें वहाँ देखते ही जल्दी से बोली, अच्छा हुआ माँ आप आ गई, देखिए और बताइए क्या पहनूं मैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर गलत कपड़े पहन लिए तो आप ही सोताने सुनाएंगी, इसलिए आप खुद ही बता दीजिए तो मैं नहाने जाऊं। वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और जैसे ही वो चुप हुई ज्योति जी ने उसको अलमारी के सामने से हटाया और दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ पलट गई। गौरी उन्हें हैरानी से देख रही थी। वो कुछ बोलने ही जा रही थी कि ज्योति जी ने पहले ही कहना शुरू कर दिया, अब फिर से अपनी बकबक शुरू मत कर देना, आज तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं पहनना है। फिर अपना हाथ आगे करके बोली, आज तुम ये पहनोगी तो जल्दी से नहा कर आओ, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। बोलो तो स्नेहा को बुला दूँ? तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, वही तुम्हें तैयार कर देगी। गौरी ने उनके हाथ में साड़ी देखी तो उसका मुंह बन गया। जैसे ही ज्योति जी चुप हुई तो उसने तरंगी मुंह बनाते हुए कहा, आप चाहती हैं मैं साड़ी पहनूं? ज्योति जी ने उसके आड़े तिरछे मुंह को देखा और उसे झिड़की देते हुए बोली, ये मुंह तो तुम मत ही बनाओ, क्योंकि आज तुम्हें साड़ी ही पहननी है। पता है, अगर दादी को पता चला कि आज तुमने सूट या जींस पहना है तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी खैर नहीं। वैसे भी वो हमारे रिश्ते में समधी लगते हैं, तो उन पर गलत असर नहीं पड़ना चाहिए हमारा। अब पकड़ो और जाकर नहा कर आओ। गौरी ने मुंह बनाकर साड़ी देखते हुए कहा, पर मुझे साड़ी पहननी कहाँ आती है। ज्योति जी ने गहनों का बॉक्स बेड पर रखा और ब्लाउज और पेटीकोट उसके हाथ में थमाते हुए बोली, लो जाकर नहा कर पहन कर आओ, साड़ी पहनाने के लिए हम हैं यहाँ, बस आकर एक बार आवाज़ लगा देना। और अब जल्दी से बताओ, स्नेहा को बुला दूँ? गौरी ने साड़ी देखते हुए मुंह बनाकर कहा, बुला लीजिए, बना देगी मुझे कार्टून, ऐसे तो मैं आपको अच्छी नहीं लगती। वो मुँह सड़ाते हुए बाथरूम में घुस गई तो ज्योति जी ने बाहर जाते हुए खुद से कहा, ये लड़की भी कभी बदल नहीं सकती, जाने कैसे संभालेगी अपने घर संसार को। ये वही चिंता थी जो दुनिया की हर माँ को होती है, क्योंकि सबका मानना यही होता है कि उनकी बेटी को कुछ आता नहीं है। इसलिए सबको यही चिंता सताती है कि शादी के बाद वो सब कैसे संभालेगी। वैसे ही उस समस्या को जगत माता चिंता घोषित कर देना चाहिए। उन्हें भी गौरी के लिए वही चिंता सता रही थी जो हर माँ को होती है। वो यही सब सोचते हुए नीचे चली गई। मयंक चाय बनाकर बाहर आया तो वहाँ किसी को न देखकर उसने ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिए। रास्ते में ही उसे ज्योति जी मिल गई तो उसने उनकी तरफ कब बढ़ाते हुए कहा, लीजिए माँ आपकी चाय। और पापा कहाँ हैं? अभी तक तो नीचे थे, पर अब वहाँ नहीं है। ज्योति जी ने चाय लेते हुए कहा, बाहर गए हैं,
तुम जरा स्नेहा को फ़ोन करके आने का कह दो, मैं किचन का काम देख लेती हूँ। मयंक ने हामी भरी और गौरी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे में घुसते हुए कहा, गौरी चाय लोगी? उसके इतना कहते ही गौरी ने अंदर से ही झट से कहा, आपने बनाई है? उसकी खनकती आवाज़ सुनकर मयंक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैंने बनाई है। उसके इतना कहते ही गौरी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई और ट्रे से कप उठाते हुए बोली, अब तो पहले चाय उसके बाद बाकी सब। उसकी बात सुनकर मयंक को हंसी आ गई, पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। गौरी तो बड़े शौक से फूंक फूंक कर चाय पी रही थी और मयंक उसे बड़े प्यार से देख रहा था। चाय पीते हुए जब गौरी की नज़र उस पर गई तो उसने उसका कप उठाते हुए उसको देते हुए कहा, आप भी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। मयंक ने अब कप लिया और मुस्कुरा कर अपने होठों से लगा लिया तो गौरी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, वैसे भैया आप मुझे ऐसे देखकर क्या सोचकर मुस्कुरा रहे थे? उसके सवाल को सुनकर मयंक की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने कप साइड रखा और उसके सर पर हाथ फेरने लगा तो गौरी अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उसे देखने लगी और अपने सवाल के जवाब का इंतज़ार करने लगी। मयंक ने कुछ देर उसको देखते हुए कहा, सोच रहा हूँ वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। ऐसा लगता है कि कल की ही बात थी कि मेरी छोटी सी चंचल जैसी शरारती बहन अपनी गुड़िया लेकर मेरे पास आती थी और उसकी शादी करवाने के लिए गुड्डा लाने को कहती थी और आखिर में गुड्डे से उसकी शादी करवा देती थी और ऐसे खुश होती थी जैसे ज़िंदगी की सारी खुशी उस गुड्डे गुड़िया के खेल में छुपी हो। और आज मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि उसको अपने घर ले जाने के लिए एक सुंदर सा राजकुमार आने वाला है, जो उसे इतना कहकर वो चुप हो गया और गौरी को देखा जिसकी आंखें भर आई थी। गौरी ने अपना सर झुका लिया तो मयंक ने आगे कहा, अब तो मुझे उस राजकुमार का इंतज़ार है जो मेरी गुड़िया को राजकुमारी की तरह अपने पलकों पर बिठा कर रखेगा, उसकी हर शरारत को मुस्कुरा कर सहेगा। महादेव तेरे लिए ऐसा वर भेजे जो तुझे दुनिया की हर खुशी दे। गौरी ने अब अपनी भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप सब मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिएगा तो मैं दुनिया में कहीं भी क्यों न रहूं, हर हाल में हमेशा खुश रहूंगी। उसकी आंखों से आंसू की बूंद निकलकर उसके गालों पर लुढ़क गई तो मयंक ने बड़े प्यार से उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, वो तो हम हमेशा ही करेंगे, चल अब रोना धोना बंद कर, तुझ पर सूट नहीं करता। और चाय पी, वरना अगर माँ आ गई तो तेरे साथ साथ मेरे भी क्लास लगा देंगी कि मेरी वजह से तू अब तक नहाने नहीं गई। उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने चाय पीते हुए मुस्कुरा कर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं झट से चाय ख़त्म करके नहाने चली जाऊंगी। उसने अपनी चाय ख़त्म की और झट से बाथरूम में घुस गई। मयंक भी खाली कप ट्रे में रखकर वहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ दिल्ली में ही द्वारिका सेक्टर 8 के पॉश इलाके में एक घर था जिसके बड़े से गेट के आगे राठौर मैंशन लिखा था। उस गेट से अंदर जाने के बीच में बड़ा सा गलियारा बना हुआ था। दोनों तरफ गार्डन था जिसमें अलग अलग तरह के फूल पौधे मौजूद थे। वह मैंशन एकदम शाही महल जैसा लग रहा था। एक से एक एंटीक चीज़ों से पूरे मैंशन को सजाया गया था। मॉडर्न और ट्रेडिशनल के कॉम्बिनेशन से बना वो मैंशन काफ़ी कमाल का था। बाहर की ग्रीनरी दिल को सुकून देने वाली थी। उसके बैक साइड में बड़ा सा पुल, एक तरफ को पार्किंग बनी हुई थी जहां इस वक्त 5-6 गाड़ियां और एक बाइक खड़ी थी। वहीं मैंशन के अंदर कई नौकर यहाँ से वहाँ भागते हुए काम कर रहे थे। वहीं पास खड़ी औरत उन्हें काम बता रही थी। उनके पास ही एक लड़की भी खड़ी थी, देखने में सुंदर और शादीशुदा लग रही थी। वहाँ बड़े बड़े थालों को लाल कपड़े से ढका हुआ था।
वो लड़की सब चेक कर रही थी। यहाँ अफरा तफरी मची हुई थी। उसी वक्त वहाँ एक अंकल आ गए। वहाँ का नज़ारा देखकर वो सकते में आ गए। उन्होंने तुरंत उन लेडी के पास जाकर कहा, अनुराधा जी, ये आपने हमारे घर को चिड़ियाघर क्यों बना दिया है? उनके इतना कहते ही उस लेडी ने तिरछी नज़र से तो अब उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हमारा मतलब था कि हम सिर्फ लड़की देखने जा रहे हैं, फिर इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? अभी हम लड़की को देखेंगे, फिर वो शिव को देखने आएंगे, उसके बाद ही तो रोके और एंगेजमेंट की बात होगी। तो इन सब की अभी क्या ज़रूरत है? उनकी बात सुनकर अनुराधा जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, हमने और आपने लड़की पहले ही देख रखी है। हम आज इस रिश्ते को पक्का करने जा रहे हैं, तो शगुन तो लेकर जाना ही होगा। और वैसे भी वो हमारी बेटी का ससुराल है, तो हम वहाँ खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? रही बात उनके शिव को देखने की, तो उन्हें देखने के लिए तो हमारी ही आंखें तरस जाती है। जाने कैसा निर्मोही बेटा है आपका। कभी एक पल को भी उन्हें हमारी याद नहीं आती है। इसलिए हमने सोच लिया है, बहुत आज़ादी मिल गई है उन्हें, इसलिए किसी की फिक्र नहीं करते हैं। पहले भी कितनी बार लड़की देखी, पर वो है कि हर बार बहाना बनाकर निकल जाते हैं। इस बार हमने भी सोच लिया है, चाहे वो कुछ भी कहे, पर उनके इस बार आने पर हम उनकी सगाई करवा ही देंगे। जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी उन पर परिवार की जिम्मेदारी पड़ेगी, और इसके बाद जाकर उन्हें परिवार की अहमियत समझ आएगी। तब उन्हें याद रहा करेगा कि घर पर भी बात करनी होती है। अगर आपके बेटे के भरोसे रहे तो आपके कुंवर सा सारी ज़िंदगी कुंवारे ही बैठे रहेंगे। इसलिए अब तो हमें उनसे कुछ पूछना ही नहीं है, बस बताना है। हम भी देखते हैं कैसे बच पाते हैं वो इस बार। यहाँ उनकी बात खत्म हुई, ठीक इसके साथ ही पीछे से आवाज़ आई, मासा, आप तो हमारे प्यारे साले साहब से काफ़ी खफा लगती है, पर ज़रा उनके नज़रिए से देखने की भी कोशिश कीजिए। वो वहाँ सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं। आए दिन होने वाले उनकी बहादुरी के चर्चे आपका गौरव ही बढ़ा रहे हैं। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, तो उन्हें वक्त ही कहाँ मिलता होगा। और जब वक्त मिलता है वो फ़ोन करते हैं ना। आवाज़ सुनकर सबने पीछे देखा तो एक 29-30 साल का आदमी खड़ा था। देखने में वो भी अच्छा था और बॉडी भी काफ़ी अच्छी थी। ये है हमारे प्यारे जीजा जी, रणवीर सिंह, दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन, और हमारे शिवांगी जीजी शाह के प्यारे पतिदेव, जो खुश मिजाज आदमी है। उनका एक 5 साल का बेटा भी है, रुद्र सिंह। वो भी दिल्ली में ही रहते हैं और फ़िलहाल यहाँ आए हैं ताकि अपने चहीते साले साहब के लिए लड़की देखने जा सके। दोनों का रिश्ता जीजा साले से बढ़कर दोस्त का है। उनकी बात सुनकर सबने उनकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा कर बाकी सबको देखने लगे। उनकी बात सुनकर मासा यानी अनुराधा जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हम जानते हैं कि हमारे शिव देश की सेवा कर रहे हैं और हमें गर्व है कि हमें इतने काबिल, बहादुर और जाबाज बेटे को जन्म दिया है। जब जब हम उनके किसी कारनामे की न्यूज़ सुनते हैं तो हमें खुद प्रमाण होता है कि महादेव ने इस हीरे को जन्म देने का सौभाग्य हमें दिया। पर उनकी इन सब बातों के बीच हम ये बात नहीं भूल सकते कि वो शादी करना नहीं चाहते। शादी के नाम से वो दूर भागते हैं। अब हम उन्हें सारी ज़िंदगी अकेला तो नहीं रहने दे सकते। उन्होंने अपने फ़र्ज को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया है, पर यह सही तो नहीं है। जिस दिन उनकी शादी हो जाएगी हम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। उनकी बेरंग ज़िंदगी में रंग भरने के लिए हमें जैसी लड़की की तलाश थी, गौरी बिल्कुल वैसी ही है। हमने कीर्तिका की सगाई में देखा था, उनके जैसी चंचल और खुश मिजाज लड़की ही हमारे सन्यासी बेटे को ज़िंदगी के रंगों से रूबरू करा सकती है।
इसलिए हम दिल से चाहते हैं कि उनका रिश्ता शिव से जुड़ जाए। इतना कहकर वो चुप हो गई। तब समर जी ने उनके हाथ को अपने हाथ में थाम कर कहा, आप शिव के लिए इतना परेशान क्यों होती है? हमारा बेटा बहुत समझदार है और महादेव ने उनके लिए जिसे बनाया होगा वो उन तक पहुंच ही जाएगा। अब अनुराधा जी ने उनसे अपना हाथ छुड़ा कर कहा, आप माँ नहीं हैं, इसलिए आप नहीं समझ सकते। जब तक अपने सब बच्चों को अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं देख लेते, हमें चैन नहीं मिलेगा। शिवांगी की चिंता अब हमें नहीं है, उन्हें संभालने के लिए दामाद जी है। बस अब शिव और चित्रा को भी अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। उनके इतना कहते ही एक आवाज़ आई, मासा, आप भाईसा के बीच में हमें क्यों ला रही है? आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबने पीछे मुड़कर देखा तो एक क्यूट सी 18-19 साल की लड़की मुंह फुलाई खड़ी थी। उसको देखकर अनुराधा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अभी ना सही, पर कुछ सालों बाद तो आपकी भी शादी करनी है ना। जब आप तीनों अपनी अपनी गृहस्थी में रम जाएंगे तब जाकर हमारी चिंता खत्म होगी। उसकी बात सुनकर चित्रा का मुंह सूज गया तो अपने बाबा साहब के पास भागकर आ गई और मुंह पिचका कर बोली, देख लीजिए बाबा साहब, माँ साबी से हमें घर से निकालने की तैयारी कर रही है। उसकी बात सुनकर समर जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप अभी से दुखी क्यों हो रही है? पहले आपके भैया की तो शादी हो जाए। आपको तो पता है ना, वो शादी के नाम से ही भागने लगते हैं। वो किसी लड़की को देखे तब जाकर उन्हें कोई लड़की पसंद आए और उसके बाद कहीं जाकर उनकी शादी होगी। तो आप तो हमारी छोटी सी लाडो है, अभी तो आपके ब्याह में बहुत वक्त है, इसलिए अब अपना मूड ठीक कीजिए। आज तो आप अपने जीजू से मिलने वाली है। उनकी बात सुनकर चित्रा सब भूलकर मुस्कुरा उठी और एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ बाबा साहब, आज तो हम मयंक जीजू से मिलेंगे और हम उनकी बहन को भी देखेंगे। अगर वो पसंद आई और उन्हें भी भैया पसंद आ गए तो आज ही हमें भाभी भी मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े बाकी सबके चेहरे खिल उठे। वहीं राजवीर जी के चेहरे पर परेशानी की रेखाएं उभर आई थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मासा, अभी शिव यहाँ नहीं है, ऐसे में आप बिना उनकी मर्जी के उनका रिश्ता पक्का कैसे कर सकती है? शादी तो जिंदगी भर का रिश्ता होता है, उसमें उनकी सहमति भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि बाकी सबकी। आखिर ज़िंदगी तो उन्हें ही बितानी है ना उनके साथ। उनकी बात सुनकर अनुराधा जी ने मुस्कुरा कर कहा, हम अपने बेटे को जानते हैं, वो अपनी मासा की बात कभी टाल ही नहीं सकते और आप उनकी चिंता मत कीजिए। हमने गौरी को देखा है, वो हर रूप में शिव की अर्धांगिनी बनने के लायक है। जब शिव उन्हें देखेंगे उसके बाद वो भी ना नहीं कह पाएंगे। ऐसी मोहिनी सूरत किसी को पसंद न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए, अब बाकी बातें बाद में होगी, अब हमें निकलना है तो तैयारी करने दीजिए। अब वहाँ एक बच्चा भागता हुआ आया और राजवीर जी के सामने आकर बोला, बाबा साहब, आज हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर राजवीर जी नीचे झुके और मुस्कुरा कर बोले, आपके मामू के लिए दुल्हन देखने जा रहे हैं। आज आपको आपकी मामी मिलने के पूरे आसार हैं। उनकी बात सुनकर रुद्र उन्हें कन्फ्यूज सा देखने लगा। उसको कुछ समझ ही नहीं आया। तो अब राजवीर जी ने उसको अपनी गोद में उठाते हुए कहा, जैसे आपकी माँ हमारे साथ रहती है वैसे ही हम आपके मामू के साथ रहने के लिए एक लड़की लेने जा रहे हैं जो रिश्ते में आपकी मामी लगेगी। देखने चलेंगे ना आप अपनी मामी को? अब उस बच्चे ने झट से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम भी जाएंगे और मामी को अपने साथ लेकर आ जाएंगे, फिर मामू भी कहीं नहीं जाएंगे। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा उठे। कुछ देर में सब चीज़ें गाड़ी में रखवाने के बाद वो सब वहाँ से निकल गए। उधर सिंघानिया हाउस में गौरी नहाने गई हुई थी।
वो लगभग 1 घंटे बाद बाहर निकली। अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए वो शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बस ब्लाउज और पेटीकोट पहना हुआ था। उसने अपने बालों में टॉवल लपेटा और चुन्नी से खुद को ढकते हुए गेट की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसके रूम का दरवाज़ा खुल गया। ज्योति जी के साथ एक लड़की, मतलब गौरी की दोस्त स्नेहा अंदर आई। गौरी और स्नेहा की दोस्ती बचपन की है और अभी भी दोनों एक ही कॉलेज में लेक्चरर है। बस जहाँ गौरी मैथ सब्जेक्ट पढ़ाती है वहीं स्नेहा इकोनॉमिक्स पढ़ाती है। गौरी उन्हें वहाँ देखकर अपनी जगह पर ही रुक गई। ज्योति जी स्नेहा के साथ उसके पास आकर बोली, बेटा अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, स्नेहा आपकी मदद कर देगी। अगर हमारी ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना, तब तक हम जरा उनके खाने पीने का इंतजाम देख लेते हैं। गौरी ने हामी भरी तो वो वहाँ से चली गई। वहाँ बस गौरी और स्नेहा ही थी। अब स्नेहा ने उसके पास आते हुए नाराज़गी से कहा, क्या बात है कुंवरी सा, आज आपको देखने आपके कुंवर सा आ रहे हैं और आपने अपनी बचपन की दोस्त को ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। खूब दोस्ती निभाई जा रही है यहाँ तो। मुझे तो लगा था कि तू मुझे सब कुछ बता देती है, पर आज पता चला कि आपके तो भाव ही बढ़ गए हैं। अब आपको अपनी पक्की दोस्त को कुछ बताना तक ज़रूरी नहीं लगता है। ये कहते हुए स्नेहा उसको घूर कर देखने लगी तो गौरी ने अपने बालों को टॉवल से आज़ाद करते हुए कहा, तुझे बताने के लिए मुझे भी तो कोई बात मालूम होनी चाहिए। मुझे ही 1 घंटे पहले ये शौक मिला है। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं तुझसे कभी कुछ नहीं छिपाती हूँ। रही बात लड़के वालों के आने की, जब पता चला उसके बाद ही तेरे पास भी फ़ोन चला गया। गौरी अपने लंबे सुनहरे बालों को सुखाने लगी तो स्नेहा ने अब अपनी नाराज़गी छोड़ी और शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ये छोड़ और मुझे ये बता, तूने अपने कुंवर की फ़ोटो देखी और आज वो भी आ रहे हैं या नहीं? वो तो काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी, जबकि गौरी के चेहरे पर कुछ खास भाव झलक नहीं रहे थे। उसने उसकी बात सुनी और बड़ी सहजता से बोली, सबसे पहले तो वो मेरे कुंवर नहीं है और आज वो नहीं आ रहे, उनकी फैमिली आ रही है। भाभी की बुआ का लड़का है। फ़ोटो में तो ठीक ही लग रहा है, अब सच्चाई तो महादेव ही जाने। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था, पर भाई की बात नहीं टाल सकती, इसलिए इस देखने दिखाने के चक्कर में फंस गई। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्नेहा का सारा एक्साइटमेंट फुस हो गया था। वो बेड पर आलती पालती मार कर बैठ गई और अपने चेहरे पर अपनी हथेली रखकर मुंह फुलाकर बोली, मुझे तो लगा था कि कुंवर सा जरूर पुराने ज़माने के राजकुमार जैसे होंगे, तेरे टक्कर के होंगे। जैसे तेरी सुंदरता का कोई तोड़ नहीं, वैसे वो भी इतने ही हैंडसम होंगे कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। पर यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो मुंह लटका कर बैठ गई तो अब गौरी ने अपने बालों को जोड़ा बांधते हुए कहा, ऐसा भी नहीं है, अच्छे दिखते हैं। उसकी बात सुनकर अब स्नेहा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, ओह नॉट बैड, तो तू तो अभी से अपने कुंवर की कुंवरी सा बन गई। उसकी बात सुनकर गौरी ने उसको घूर कर देखा तो स्नेहा ने अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहा, चल ठीक है, अब गुस्सा मत कर, चल तुझे तैयार कर दूं ताकि तेरे सासरे वाले तुझे देखते ही पसंद कर लें। आखिर तेरे कुंवर के पास जाने के लिए उनकी मंजूरी ही तो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। उसकी बात सुनकर गौरी का मुंह बन गया, पर अभी उसके पास लड़ने का वक्त नहीं था, तो एक अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप खड़ी हो गई। स्नेहा ने उसको साड़ी पहनाई और फिर उसको रेडी करने लगी। इन्हीं सब में वक्त निकल गया। नीचे लड़के वालों के स्वागत की पूरी तैयारी हो गई थी, बस इंतज़ार था तो उनके आने का। कुछ ही देर में घर के बाहर एक के बाद एक 4 गाड़ी आकर रुकी। उनकी आवाज़ सुनकर कैलाश जी और मयंक बाहर निकल आए।
3 गाड़ियों में से अनुराधा जी, समर जी, राजीव जी, शिवांगी जी, रुद्र और चित्रा निकले। वहीं एक गाड़ी में से एक आदमी और एक लड़का निकला। यहाँ यह आदमी सचदेव जी थे और उनके साथ समर्थ भी था, कृतिका का भाई और सचदेव जी का बेटा। कृतिका ही वो लड़की है जिससे मयंक की शादी हो रही है। दोनों की एज लगभग बराबर ही थी, इसलिए उनका रिश्ता भाई बहन से ज़्यादा दोस्त वाला था। कैलाश जी और मयंक ने उनका स्वागत किया। बड़े एक दूसरे के गले लगे। वहीं मयंक भी सार्थक और राजीव जी के गले लगा। उनको अंदर ले जाया गया। सभी लिविंग रूम में रखे सोफे पर बैठ गए। ज्योति जी ने उन्हें चाय पानी दिया, जिसमें स्नेहा उनकी मदद कर रही थी। कुछ देर सब बातें करते रहे। फिर अनुराधा जी ने ज्योति जी को देखते हुए कहा, अब बातें तो होती रहेंगी, पहले आप गौरी को बुला दीजिए, हमें उन्हें ही देखना है और कुछ बातें भी करनी है। हमें तो वो पहले ही पसंद है। अगर वो भी शिव के लिए अपनी मंजूरी दे दे तो हम आज ही रोका करके उन्हें अपनी अमानत के तौर पर यहाँ छोड़ जाएंगे। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बात पूरी की तो उनकी बात सुनकर ज्योति जी ने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल, अभी बुलाते हैं उन्हें। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। स्नेहा भी उनके साथ चली गई। वहीं गौरी सुबह से खुद को शांत रखे हुए थी, पर अब उसका दिल घबरा रहा था। वो अपने रूम में बैठी अपने बुलावे का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों वहाँ पहुँचे तो गौरी को देखते ही ज्योति जी ने अपनी आँख से काजल निकाला और उसके कान के पीछे नज़र का टीका लगाते हुए कहा, कितनी सुंदर लग रही है हमारी गुड़िया, किसी की नज़र ना लगे आपको। चलिए, आपका बुलावा आया है। और हाँ, तुम आज मुंह मत चलाना, थोड़ा शांत रहना। गौरी ने एक शब्द नहीं कहा, बस नज़रें झुकाई खड़ी रही। उसने ऑरेंज कलर की सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी। मेकअप के नाम पर आंखों में काजल और होठों पे लिप ग्लोज लगा रखा था। लंबे बालों को एक चोटी में गूंथा हुआ था, जो एक तरफ से उसके कंधे पर आ रही थी। दोनों तरफ निकलती लटें उसके गालों पर झूल रही थी। कानों में छोटे छोटे गोल्ड के इयररिंग, गले में गोल्ड की चैन जिसमें महादेव का पेंडेंट डाला हुआ था। एक हाथ में वॉच तो दूसरे में पतला सा ब्रेसलेट और पैरों में पतली पतली पायल। वो सिंपल सी भी कयामत ढा रही थी। ऊपर से उसकी झुकी नज़रें उसको और भी हसीन बना रही थी। एक तरफ से ज्योति जी तो दूसरी तरफ से स्नेहा ने उसको पकड़ा हुआ था। वो तीनों नीचे पहुँचे। वो दोनों उसे लेकर उनके पास पहुँची तो शिवांगी जी तुरंत उठकर उसके पास आ गई और उसके सामने आकर मुस्कुरा कर बोली, अगर ये रिश्ता जुड़ गया तो आप हमारी भाभी बनेगी, पर फिलहाल तो हम अपने भाई की तरफ से आपसे बात करना चाहते हैं। अब अनुराधा जी ने उसके सामने आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आप हमें उसी दिन पसंद आ गई थी जब हमने कृतिका की सगाई में आपको देखा था। आज तो हम आपसे बात करने आए हैं ताकि आपकी मर्जी जानकर हम रिश्ते के बारे में फैसला ले सकें। वैसे तो यहाँ शिव को होना चाहिए था, पर उन्हें देखे तो हमें ही 6 महीने हो गए हैं। उनके पास वक्त ही नहीं होता, पर हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ से इतना अच्छा रिश्ता निकल जाए। हमने शिव की फ़ोटो भेजी थी तो शायद आपने भी देखी होगी। अगर आप उनके बारे में कुछ पूछना चाहती है तो पूछ सकती है। चलिए, पहले आप हमारे पास बैठिए, उसके बाद बात करते हैं। उन्होंने उसको सोफे पर बैठाया और दोनों उसके तरफ बैठ गए। अब राजवीर जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वैसे तो आपको शिव के बारे में बताने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं, पर सबसे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। शिवांश सिंह राठौर वो मजबूत चट्टान है।
जो हमारे देश के दुश्मनों पर कहर बनकर टूटते हैं, तब उनके अंदर दया नाम की चीज़ कहीं नज़र नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ वो अपने परिवार पर आई मुश्किलों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। उनके रहते इस परिवार को कभी कोई तकलीफ़ हो ही नहीं सकती। बहुत ही साफ दिल और सुलझे हुए इंसान हैं। अपनी दिल की बात जल्दी से बयां नहीं करते, अंतर्मुखी है, चीज़ें अपने दिल में रखते हैं। अपनी खुशी को सबके साथ बांटते हैं, पर अपने दुख और दर्द को अकेले ही सह जाते हैं। जो लड़की उनकी ज़िंदगी में शामिल होगी वह बहुत खुशकिस्मत होगी। और हम दिल से चाहते हैं ये रिश्ता जुड़ जाए। और अगर ये रिश्ता होता है तो सिर्फ आप ही खुशकिस्मत नहीं होगी, शिव भी खुशकिस्मत होंगे जो उन्हें आप जैसी जीवन साथी मिलेगी। वो इतना कहकर चुप हो गए तो अब शिवांगी जी ने सौम्य सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा पहले आप बताइए, आपने शिव की फ़ोटो देखी है? उसकी बात सुनकर गौरी ने मयंक को देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी। गौरी ने अब नज़रें झुकाए हुए धीरे से कहा, जी। हमारी चित्रा मैडम इतनी देर से मुंह बंद किए बैठी थी। अब उनसे और सब्र नहीं हुआ और उन्होंने एक्साइटेड होकर कहा, कैसे लगे आपको हमारे भाई साहब? बहुत हैंडसम है ना? मेरे तो भैया फेवरेट है, कितने दबंग लगते हैं देखने में। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। गौरी अब भी शांति से नज़रें झुकाए बैठी थी। उसे देखकर अनुराधा जी ने गौरी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आप चुप क्यों हैं? हम जानते हैं हमें शिव के साथ यहाँ आना चाहिए था ताकि आप उनसे बातें कर कर उनको समझ सकती और तब फैसला करती, पर वो कब आएंगे ये तो हम भी नहीं जानते। उनके लिए सबसे पहले उनका फ़र्ज आता है। वैरागी बने हुए हैं वो, और हमें अपने सन्यासी बेटे के लिए आपके जैसी ही लड़की की तलाश थी जो उनकी खामोशी को भी बोलों में पिरोने का हुनर रखती हो। आपकी जिंदा दिली चुलबुलापन देखकर हमारे दिल ने बस यही कहा था कि अगर हमारे बेटे की बेरंग जिंदगी में कोई रंग भर सकता है तो वो आप है। शिव भले ही यहाँ नहीं है, पर आपको उनके बारे में जो भी पूछना हो आप पूछ सकती है। गौरी तो एकदम ब्लैंक थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बेबसी से मयंक को देखा तो मयंक ने मुस्कुरा कर कहा, गुड़िया आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकती है, बिना डरे बिना घबराए। गौरी अब भी चुप ही रही तो समर जी ने कहना शुरू किया, बेटा शिव को जानने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो एक खुली किताब की तरह है, जो उन्हें प्यार दे वो बदले में उन पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। हाँ, हमारा बेटा थोड़ा कम बोलता है और लोगों से दूर ही रहता है, पर उनका दिल बहुत साफ है। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा तो आपको कभी अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। हम आपसे बस एक चीज़ कहेंगे, हमारा बेटा आर्मी ऑफिसर है, हमारे पास कम बॉर्डर पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं। उनकी जीवन साथी बनकर हर हाल में उनका साथ देना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्मल पति की तरह आपको अपना सारा वक्त नहीं दे पाएंगे। शायद यही वजह है कि वो शादी के नाम से ही दूर भागते हैं। पर हमने ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी है, रिश्ते निभाने के लिए दिलों की नज़दीकी मायने रखती है। मीलों दूर रहकर भी अगर रिश्ते दिल से जुड़े हो तो उनमें कभी दूरी नहीं होती। कभी कभी हमारे एक खुशी पल के सहारे हम सारी ज़िंदगी बिता देते हैं। अगर आपने उनसे शादी करने का फ़ैसला लिया है तो आपको बहुत सब्र रखना होगा, अपना दिल मजबूत करना होगा। एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ बनना आसान बात नहीं होती, इसलिए आप अच्छे से सोच लीजिए। अगर आप इस रिश्ते को निभा पाए और आपको शिव पसंद हो तभी हाँ कहिएगा। गौरी अब और भी ज़्यादा घबरा गई। शिवांगी जी ने उनके एक्सप्रेशन देखे और उसका हाथ थामकर प्यार से बोली,
चलिए हम आपको कुछ बताते हैं शिव के बारे में। उन्होंने दिल्ली से अपनी स्कूलिंग की है। बचपन से उनका सपना था आर्मी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने का, और उन्होंने अपने इस सपने को अपनी ज़िंदगी बना लिया। हम उनकी बड़ी बहन हैं, पाला है हमने उन्हें। वो इतने शर्मीले और अंतर्मुखी है कि अपने दिल की बात कभी अपने चेहरे पर ही नहीं आने देते। अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। कोई छल कपट नहीं है उनमें, एकदम साफ सोने सा दिल है उनका। सबको खुश देखकर उनकी खुशी में खुश हो जाते हैं। पर इन सब से उलट उनका गुस्सा इतना बेकार है कि जब वो गुस्से में होते हैं तो हम भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाशते हैं। खुद से जुड़े लोगों और रिश्तों को बहुत इज्जत देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं मांगते वो, बस प्यार मांगते हैं। अगर कोई उनके तरफ एक कदम बढ़ाए तो वो 4 कदम बढ़ाते हैं। बहुत ही स्वीट है हमारे भाई। फ़ोटो तो आपने देखी ही होगी। उनकी सादगी उनके चेहरे पर नज़र आती है। अभी हमने उनसे शादी के बारे में बात नहीं की है, फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि वो इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। अब आप भी एक बार सोच लीजिए कि आप ज़िंदगी भर उनका साथ निभा पाएंगे। वैसे भी अभी हम उनकी शादी नहीं करवाएंगे। आप दोनों को एक दूसरे को जानने का वक्त भी मिलेगा। अभी तो आप बस इतना फैसला ले लीजिए कि क्या आपको शिव पसंद है। वो अब गौरी के चेहरे को देखने लगी। गौरी के लिए ये सिचुएशन और भी ख़राब हो गई थी। अगर लड़का आता तो बात करके कुछ कह भी देती, पर यहाँ तो उसकी फैमिली उसके सामने थी, जिस लड़के को उसने एक नज़र ढंग से देखा तक नहीं था। उससे शादी करने का फैसला ऐसे कैसे ले सकती थी वो सामने बैठे अपने मम्मी पापा और भाई को देखने लगी। तब कैलाश जी उठकर उसके पास आ गए। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो गौरी की नज़रें झुक गईं। घबराहट में वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए बैठी थी। अब कैलाश जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमें ये रिश्ता मंजूर है, पर हमारे लिए आपकी मंजूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको शिव पसंद हो तो बता दीजिए, और अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो पूछ सकती है। गौरी एक पल को सोच में पड़ गई, पर क्या पूछती वो उसके बारे में। ये लड़का एक पहेली जैसा था। जानती ही क्या थी वो उसके बारे में, अनजान ही तो था। गौरी सकुचाते हुए चुप्पी साधे बैठी थी, जबकि सब उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। उसकी घबराहट देखते हुए ज्योति जी उसके पास आ गई थी। उन्होंने उसको उठाया और उसके चेहरे को ऊपर करके प्यार से बोली, लाडो, बताइए, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है। गौरी उनकी बात सुनकर मयंक को देखने लगी। मयंक ने इशारों में ही सवाल किया और गौरी ने जवाब में अपनी पलकें झुका ली। अपनी शैतान बहन का ये रूप देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसका इशारा समझते ही उसका चेहरा खिल उठा, पर उसने अभी कुछ कहा नहीं। वो गौरी के पास चला गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा, तो गौरी सर उठाकर उसे ही देखने लगी। मयंक ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड़िया, क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? शादी बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए सोच कर बताइए, क्या आप शिव के साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकती हैं? गौरी ने उसे आंखों ही आंखों में कुछ कहा, पर मयंक ने उसको कहने का इशारा कर दिया। गौरी ने धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए हाँ कहा, तो मयंक के साथ साथ बाकी सब भी खुश हो गए। अनुराधा जी उसके पास आई तो मयंक पीछे हट गया। अनुराधा जी ने उसके गाल को प्यार से छूकर मुस्कुरा कर कहा, हमें पता था आपका जवाब हाँ ही होगा, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आज हम आपको अपनी बहू बनाकर ही जाएंगे। सगाई तो शिव के आने के बाद ही होगी, पर तब तक के लिए हम आपको यहाँ अपनी अमानत के तौर पर छोड़े जाएंगे। जल्दी से जल्दी आपको ब्याह कर अपने घर ले जाएंगे।
इतना कहकर उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। गौरी उनके सामने नजरें झुकाई खड़ी। अनुराधा जी ने राजवीर को देखकर कहा, दामाद जी जरा शगुन तो लेकर आइए। आज हम अपनी बहू को अपना बना ही ले, ताकि कोई और इस चांद को अपने आंगन ले जाने का सपना न देख सके। राजवीर जी उनकी बात सुनकर खड़े हो गए और मुस्कुराकर जी माँ सा कहने के बाद उन्होंने सार्थक को देखा तो उसके साथ साथ सचदेव जी और समर जी भी खड़े हो गए थे। सभी बाहर गए और फिर अपने हाथों में बड़े बड़े शाही थाल लेकर अंदर आ गए। मयंक ने भी तुरंत उनकी मदद की। सभी सामान गौरी के सामने वाले टेबल पर रखा गया। अनुराधा जी ने गौरी को सोफे पर बैठाया तो ज्योति जी ने उसके पल्लू से उसका सर ढक दिया। शिवांगी जी की मदद से अनुराधा जी ने उसकी गोद में नारियल, फल फूल, सोने का सिक्का रखा और माथे पर टीका लगाने के बाद उसके हाथों में एक जोड़ा और सोने के जड़ाऊ कंगन रखते हुए मुस्कुरा कर बोली, ये हमारे खानदानी कंगन है और आपकी सगाई का जोड़ा। अभी हम आपको ये सब दे रहे हैं, पर पहनाएंगे उस दिन जब शिव यहाँ होंगे। तब तक ये हमारी अमानत है आपके पास, जो आपको ये एहसास दिलाएगा कि जल्द ही हम अपने बेटे के साथ यहाँ आएंगे आपको ऑफिशियली अपनी बहू बनाने। अब से इस चांद पर हमारा हक होगा। उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। गौरी भी अब शर्माती हुई, सकुचाती हुई, खुद में सिमटी हुई बैठी थी। अनुराधा जी हटी तो शिवांगी जी उसके पास आ गई और एक जड़ाऊ सेट उसके गोद में रखते हुए उसके गाल को प्यार से छूते हुए मुस्कुरा कर बोली, गौरी हमने तो आपका नाम सुनते ही आपको अपनी भाभी बनाने का फैसला कर लिया था। आप शिव की पूरक हैं और हमें विश्वास है कि आप हमारे निर्मोही भाई को भी प्यार के खूबसूरत एहसास से रूबरू करा देंगी। उसकी बात सुनकर गौरी एकदम खामोश सी बैठी थी। अब राजवीर जी उसके सामने आ गए और उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप हमारे लिए हमारी बहन जैसी है। पता है शिव सिर्फ हमारे साले साहब नहीं हैं, बल्कि हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई जैसे हैं। हमें बेहद खुशी है कि आपका रिश्ता हमारे प्यारे साले साहब से जुड़ रहा है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप अपने इस फैसले पर कभी पछताएंगी नहीं, क्योंकि हमारे शिव साक्षात महादेव का प्रतिबिंब है और गौरी का स्थान तो हमेशा से ही शिव के पास ही होता है। बहुत ही समझदार और डाउन टू अर्थ है शिव। उनके लिए आपके जैसी चंचल नदी की ही ज़रूरत थी। पर गौरी हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आप कभी खुद को बदलिएगा नहीं। जैसे आपका परिवार है वैसे ही आज से राठौर परिवार भी आपका हुआ। आपकी सादगी ही आपकी सुंदरता है और इसे हमेशा बनाए रखिएगा। गौरी ने अब हाँ में सर हिला दिया था। रिश्ता पक्का हो गया था तो वहाँ सबका मुंह मीठा करवाया गया। गौरी को भी एक एक करके सबने मिठाई खिलाई। वो भी चुप सी बैठी, उनकी हर बात मानती गई। सबका नंबर ख़त्म हुआ तो अब चित्रा उसके पास आ गई और उसके मुंह में मिठाई का टुकड़ा डालते हुए मुस्कुरा कर बोली, भाभी साहब हमें तो आप बड़ी पसंद आई और देखिएगा भाई साहब को भी आप बेहद पसंद आएंगी। आप बिल्कुल भाई साहब की टक्कर की है, आपकी जोड़ी तो खूब जमेगी। उसने इतना कहा ही था कि अब तक सबको अपनी छोटी छोटी आंखों से कन्फ्यूजन से देखते हुए रुद्र उसके पास आ गया और उसके सूंड को खींचते हुए बोला, मासी मासी यहाँ क्या हो रहा है? सब मिठाई खा रहे हैं, हमें भी मिठाई दीजिए ना। उसकी बात सुनकर चित्रा ने उसकी तरफ देखा और मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह में डालते हुए मुस्कुरा कर बोली, लीजिए आप भी मुंह मीठा कीजिए हमारे नन्हे राजकुमार। आखिर आपके लिए मामी मिल ही गई तो आपका मुंह मीठा करवाना तो बनता है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने अपने छोटे से मुंह को गोल कर कर कहा, कहाँ है मामी? उसकी बात सुनकर चित्रा ने गौरी की तरफ इशारा करके कहा, ये है आपकी होने वाली मामी।
अब बताइए, आपको मामी पसंद आई? उसकी बात सुनकर रुद्र ने बड़ों की तरह गौरी को अच्छे से देखा और गंभीरता से बोला, मामा से पूछना पड़ेगा। मामी को घर लेकर चलते हैं, फिर मामा आएंगे तो उनसे पूछकर बता देंगे। उनकी बात सुनकर चित्रा ने उसके गाल को खींचते हुए कहा, आप तो पूरे के पूरे मामा के चमचे हो। खुद से बताओ, आपको मामी पसंद आई या नहीं? अब रुद्र ने गौरी के चेहरे को गौर से देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, मामी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी दिखती है। हम इन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। हम उनके साथ भी खेलेंगे जैसे मामा के साथ खेलते हैं। उसकी बात सुनकर अब राजवीर जी ने उसको अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अभी आपकी मामी को यहीं रहना होगा। जब आपके मामा आएंगे तब हम आपकी मामी को अपने साथ लेकर चलेंगे। उसकी बात सुनकर रुद्र ने गौरी को देखते हुए कहा, बाबा हमें नीचे उतारिए ना, हमें मामी से इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसने इतनी गंभीरता से कहा कि उसकी बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई। राजवीर जी ने उसे नीचे उतारा तो वो गौरी की गोद में चढ़ने लगा। ज्योति जी ने उसकी गोद से सभी चीज़ों को उठाकर थाल में रखा तो रुद्र को उसकी गोद में बैठाया गया। बाकी सब बातें करने में व्यस्त हो गए तो गौरी ने तुरंत उसके आगे हाथ बढ़ाकर कहा, अच्छा बताइए, आपके मामा बहुत गुस्सा करते हैं। अगर आप हमें सच बताएंगे तो हम आपको मिठाई देंगे। उसकी बात सुनकर रुद्र ने लबलबाती जीभ को अपने होठों पर फिराया, फिर झट से बोला, नहीं, मामू बहुत अच्छे हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते और हमें बहुत प्यार करते हैं। हमें आप बहुत अच्छी लगी। हम उन्हें कहेंगे कि वो आपको भी खूब सारा प्यार करेंगे। उसकी बात सुनकर स्नेहा की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए धीरे से कहा, सोच, जब बच्चा इतना चालू है तो मामा तो तोप का गोला होंगे। बहुत प्यार करेंगे तुझे। वो उसका मजाक उड़ा रही थी। गौरी ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसने अपनी बत्ती सी चमका दी। गौरी ने गुस्से से उसको घूरते हुए उस पर से अपनी नज़रें हटा ली और रुद्र को मिठाई दे दी तो उसने उसके गाल पर किस कर दिया और उसकी गोद से उतरकर भाग गया। उसके जाते ही स्नेहा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अभी इसी से काम चला ले। जब शिव जी आएंगे तो वही तेरा मुंह मीठा करवा देंगे, वो भी उनकी स्पेशल मिठाई से। उसकी बात सुनकर गौरी का गुस्से से बुरा हाल हुए जा रहा था, पर वो इतनी मजबूर थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। सबके बीच कुछ बातें हुई, फिर सब ने साथ में लंच किया। बेचारी गौरी तो ढंग से खाना तक नहीं खा पा रही थी। वहाँ होने वाली बातों का केंद्र शिव था और शिव के बारे में सुनते हुए वो मन ही मन उसकी कल्पना कर रही थी, जिस वजह से उसका दिल आज उसके अख्तियार से बाहर हो गया था। वो अपने नेचर से उलट आज बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। लंच खत्म हुआ तो सबने गौरी को आशीर्वाद दिया और फिर अपने समधियों और समधन के गले मिलने के बाद सब वहाँ से रुखसत हो गए।